आज प्रत्यक्ष कर भवन गोरखपुर का उद्घाटन एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। ये ऐतिहासिक और भव्य समारोह जो भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने में और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देगा। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। मैं चेयरमैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री नितिन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। ऊपर आ जाते यार, सब गड़बड़। लेफ्ट साइड इधर। आजमगढ़ का ओडीओपी प्रोडक्ट है ब्लैक पॉटरी। आजमगढ़ का ये ओडीओपी प्रोडक्ट और अब चेयरमैन श्री नितिन गुप्ता जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय वित्त मंत्री महोदया को भी अंग वस्त्र के रूप में शॉल और आजमगढ़ का ओडीओपी प्रोडक्ट ब्लैक पॉटरी उसे भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर इधर आ जाइए, तस्वीर अच्छी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी माननीय वित्त मंत्री महोदया का स्वागत करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से माननीय ओडीओपी प्रोडक्ट फिरोजाबाद का एक जनपद एक उत्पाद योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, जिसका पूरा देश अनुकरण कर रहा है। फिरोजाबाद का ये ओडीओपी प्रोडक्ट माननीय वित्त मंत्री महोदया को प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कांच का बहुत अच्छा काम होता है और इसी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। और अब हम सदस्य सीबीडीटी श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तस्वीरें भी जिंदगी में जरूरी हैं, क्योंकि आईने गुजरा हुआ वक्त बताया नहीं करते। और अब हम पीसीसीआईटी यूपी ईस्ट श्री देवेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से चेयरमैन सर का स्वागत और अभिनंदन करें। और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएंगे। और इसके बाद हम पीसीसीआईटी यूपी वेस्ट श्री हेमंत जवाहरलाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सब की ओर से मेंबर सीबीडीटी श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना जी का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से स्वागत करें। और एक बार जोरदार तालियों से आप मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करें। और अब मैं चेयरमैन सीबीडीटी श्री नितिन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs, Honorable Shri Yogi Adityanath ji, Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Pankaj Chaudhary ji, Honorable Minister of State for Finance, Shrimati Pragya Sahai Saxena, Member CBDT, Shri D.S. Chaudhary, Principal CCIT UP East, all invited dignitaries, officers and officials of the department, friends from the media, ladies and gentlemen, Namaskar. It's my privilege to extend a warm welcome to all our esteemed dignitaries present here today. I would like to express my gratitude to Honorable Finance Minister for sparing her
sparing her time from her extremely busy schedule to be here with us today. I am also thankful to Honorable CM of Uttar Pradesh for joining us for this inauguration. My gratitude also to Honorable MOS Finance for giving us an opportunity to host all the special dignitaries at Gorakhpur today. Your presence here today underscores the significance of this milestone in the journey of Gorakhpur's development, and we are indeed honored to have your presence on this event. Gorakhpur, a city steeped in history and culture, has emerged as a beacon of economic prosperity in the recent years. अपनी भौगोलिक स्थिति और कुशल कार्यबल के कारण गोरखपुर ने विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वित्त वर्ष 21-22 में गोरखपुर की जीडीपी लगभग 35,000 करोड़ थी, जबकि एक वर्ष पूर्व की जीडीपी लगभग 31,000 करोड़ रुपए थी। अतः मात्र एक वर्ष में जीडीपी में 13% का ग्रोथ आया। डबल इंजन की सरकार में गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक इंजन है। इसको परिलक्षित हम एडवांस टैक्स के कलेक्शन में भी देख रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष एडवांस टैक्स जो गोरखपुर रीजन का है वो लगभग 60% अधिक बढ़ा है। The progress comes with the need for effective governance, increased taxpayer services and infrastructure to support. इसी क्रम में इस प्रत्यक्ष कर भवन का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि यह प्रतिष्ठित राम मंदिर के भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के एक माह के बाद हो रहा है। काशी, अयोध्या और गोरखपुर जैसे धार्मिक और पूजनीय स्थलों ने आध्यात्मिक आस्था और आर्थिक विकास में आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है। इनके उत्थान के बाद आसपास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हुई है, और यह सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण संभव हो सका है। We are committed to not only preserve our cultural heritage but also to modernize our administrative infrastructure to meet the evolving needs of our citizens. This state-of-the-art building is also an attempt to modernize our infrastructure to cater to the ever-changing economic landscape. Constructed by the CPWD, this new office stands as a testament of our dedication to excellence, spanning over a total area of 3,400 square meters across ground and 3 floors. This facility boasts of modern amenities such as a crash, a library, and the integration of eco-friendly features for energy efficiency, rainwater harvesting, and fire safety provisions. Honorable Ma'am, इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इनिशियली 18 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रूडेंट मैनेजमेंट के कारण ये सुनिश्चित हुआ कि ये प्रोजेक्ट 16 करोड़ रुपए में पूर्ण कर लिया गया, और इस तरह हमारे विभाग के फाइनेंशियल प्रूडेंस और डिसिप्लिन की वजह से ये संभव हो सका। With Gorakhpur's prospering economy, the need for a robust income tax infrastructure becomes even more imperative as we embark on this new chapter with the inauguration of the Pratyaksh Kar Bhavan. I hope that the revenue collected will be an important contributor in sustaining the city's growth trajectory. The department emphasis on taxpayer services, simplifying procedures, and easing compliances underscores our commitment to empower individuals and create an environment where taxpayers are partners in the nation's progress. I am sure that this new office will be a beacon of enhanced taxpayer services while also contributing to the better revenue augmentation. अंत में मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं
कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम और शेड्यूल से समय निकाला और इस कार्यक्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपने विस्तार से इस विभाग के कार्यक्रमों के बारे में और उसके कार्य के बारे में जानकारी दी। आयकर विभाग की क्या उपलब्धियां रही और ये प्रत्यक्ष कर भवन में क्या सुविधाएं होंगी और किस तरह से ये कौशल में इस विभाग के कार्य कौशल को और विस्तार देगा, सुदृढ़ करेगा, इसके बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं। देश की प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है आयकर विभाग। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में विस्तारित आयकर विभाग कार्यालयों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर यानी आयकर का संग्रहण करके देश के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। विगत वर्षों में हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कर संग्रहण में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण 18,38,000 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 17.3% की वृद्धि दर पर है। अग्रिम कर संग्रहण में 19.94% की वृद्धि हुई, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयकर विभाग अपनी सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार में भी निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए एक ही दिन में 1,66 लाख से अधिक आयकर रिटर्न्स को निपटाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई। उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और कर संग्रहण की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। आज उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के नए आयाम छू रहा है। अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के कारण उत्तर प्रदेश पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने में यहाँ के पूर्वी क्षेत्र का विशेष योगदान रहता है, जो प्रदेश की आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण नगरी कुशीनगर, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण गोरखनाथ मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आस्था के प्रमुख केंद्र है। गोरखपुर पूर्वांचल का प्रमुख जिला एवं नगर है। गोरखपुर कार्यालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 20 जिले आते हैं। गोरखपुर चार्ज के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जिलों में महाराजगंज 2 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के पावन पर्व पर अस्तित्व में आया। सरयू नदी के तट पर स्थित भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या भी गोरखपुर प्रभाग के अंतर्गत आती है। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा और उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ हाथ से बने कपड़े, टेराकोटा के उत्पाद और अन्य विभिन्न उद्योग धंधे संचालित हैं। विगत वर्षों में इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। करदाताओं को जागरूक करने और उन्हें इनके बारे में नवीन जानकारियां प्रदान करने के लिए 20 से 22 अक्टूबर 2023 तक देश के पहले टैक्स पेयर्स हब का आयोजन गोरखपुर में किया गया था। गोरखपुर आयकर विभाग में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 11,82,000 आयकर रिटर्न्स दाखिल हो चुके हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 12.73% अधिक है। इस नए आयकर भवन के निर्माण का कार्य दिनांक 11 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था और इस वर्ष यानी 2024 को इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है। नए कार्यालय भवन को 3,351.94 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इस भवन में ग्राउंड प्लस 3 मंजिलें शामिल हैं। इस आयकर भवन में अनुमानित 115 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण इस आयकर भवन में शिशु सदन, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, रिकॉर्ड रूम, कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। आयकर विभाग के द्वारा शुरू की गई हरित आयकर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष कर भवन के उद्घाटन में प्लास्टिक रहित ग्रीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा इको फ्रेंडली इंटीरियर, हरित रंगोली, जूट बैग्स का प्रयोग एवं इस परिसर में पूरी तरह से हरित वातावरण को बढ़ावा देना शामिल है।
ये एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस भवन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और श्री पंकज चौधरी माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति में किया जा रहा है। गोरखपुर में निर्मित हुए इस नवीन आयकर भवन से पूर्वी उत्तर प्रदेश के करदाताओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान होंगी और ये इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देगा। चंद्रयान ने पूरे विश्व में भारत की क्षमता, प्रतिभा, कौशल और शक्ति का उद्घोष किया और हमारे बच्चों में और युवा पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि भी विकसित की। आज माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कक्षा 8 और 7 के बच्चों को चंद्रयान का मॉडल दिया जाएगा। उनके आशीर्वाद के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि मंच के अग्रभाग में आकर इन बच्चों को ये चंद्रयान प्रदान करें। सबसे पहले कक्षा 7 के बच्चे आएंगे। कान्हा, और इसके बाद वैष्णवी, नंदिनी। आपकी तालियों का आशीर्वाद भी इन बच्चों को मिले। संग्राम भारती, जिस तरह से चंद्रयान 3 के इस मॉडल में प्रकाशित हो रहा है, इन बच्चों का भविष्य भी प्रकाशित हो, उज्जवल। खुशबू, सुहानी, और रिमझिम। ये थे कक्षा 7 के बच्चे और इसके बाद कक्षा 8 के बच्चे आएंगे। कक्षा 8 के बच्चों में सबसे पहले महक। ये मॉडल चंद्रयान और लैंडर के साथ है। तो इतनी छोटी है, तो देखो क्या है ये। बैठ के जाएगी इसमें। इधर देखो बेटा, इधर देखो। और ये इधर देखना बेटा। देखो उधर देखो। अनामिका, हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में। आराध्या, अविका, प्रतिभाशाली बच्चे जिन्हें सब कुछ मालूम है। रोशनी, नाम भी बहुत सुंदर सुंदर हैं इन बच्चों के। अविनाश, बिल्कुल सजीव मॉडल चंद्रयान और विक्रम का। सूरज, और तेजस्वी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर विराजमान हो, जिससे बच्चों के साथ एक फोटो हो जाए। बेटा मॉडल ऊपर करिए, फिर मॉडल से ऊपर करिए बेटा। पर अपने चेहरे से ऊपर मत करिएगा। वो बच्चे उत्साहित हैं कि उनका चेहरा है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री महोदया के साथ। मॉडल को चेहरे के पास ले आए, लेकिन चेहरे को न ढके। मुस्कुराते हुए ये बच्चे, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये हैं विकसित भारत के नागरिक, जो निर्माण करेंगे विकसित भारत का एक नई ऊर्जा के साथ, एक उज्जवल भविष्य के साथ। आज़ादी के इस अमृत काल का साक्षी होने का अवसर इन्हें मिल रहा है। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करूंगी, जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत हैं, कि वो मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने का काम किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पूरे दुनिया में भारत का चेहरा बदलने का काम किया है। परम आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, चेयरमैन सीबीडीटी श्री नितिन गुप्ता जी, मेंबर सीबीडीटी श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना जी, प्रिंसिपल सीसीआईटी श्री देवेंद्र सिंह चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित बड़े बुजुर्ग महानुभाव। साथियों, अगर 2014 के बाद से देखें तो जो मैंने कहा कि अभी वित्त मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चेहरा बदला है, और दुनिया में कहीं ना कहीं अगर आप देखें 2014 के बाद से इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने जो परिवर्तन किया कि भारत के सोच में परिवर्तन किया, सोच के साथ साथ लोगों के कल्याण करने का में भी परिवर्तन किया, चाहे वो अनाज का हो, चाहे वो घर हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उसमें भी एक व्यापक परिवर्तन करने का काम किया। वहीं पे अगर अर्थव्यवस्था को भी देखें तो जहां हम फ्रेजाइल 5 से में थे, आज टॉप 5 में भी इस देश को लाने का काम उन्होंने किया, परिवर्तन किया। आज हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। जब शुरू में हम करते थे तो लोगों को थोड़ा विपक्ष के लोगों को अटपट लगता था, लेकिन आज आत्मनिर्भर का भी हमने निर्माण भारतवर्ष में किया। आज विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से उस दिशा में बहुत तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। अगर आप देखें तो निश्चित तौर से हमारी वित्त मंत्री जी इन सभी परिवर्तनों की धुरी है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी विकास होता है, फाइनेंस की उसमें बड़ी आवश्यकता होती है। और हमारी मुख्यमंत्री जी अगर आप देखें तो कोविड काल में जिस प्रकार से भारत को संभालने का काम किया, जब कोविड आया था तो 100 साल में एक बार आया था, पूरा दुनिया उससे तबाह थी, लेकिन उस समय भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था को बहुत ठीक ढंग से संभाला। भारत की अर्थव्यवस्था भी नीचे गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के देख रेख में अगर आप देखें तो वी शेप में 1 साल के भीतर ही भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पे लाने का काम किया। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना करके छोड़ा है। अगर आप देखें तो कोविड के बावजूद डिजिटल
ट्रांजैक्शन में भारत आज दुनिया में नंबर 1 है। उसको भी भारत की जो कल्चर था उसको बदलने का काम किया है। अगर देखें आप तो कोविड और दो युद्धों के बाद जो दुनिया में आज 2 युद्ध चल रहा, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने का भी कार्य किया। और 2014 के पहले जहां भारत 10वें स्थान में था अर्थव्यवस्था में, आज दुनिया में 5वें स्थान पे भारत की अर्थव्यवस्था लाने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने किया। मित्रों, हम लक्ष्य रखे हैं, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, और जो सारे दुनिया के लोग कह रहे हैं कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके भारत उभरेगा। मित्रों, वहीं सबसे तेज विकास दर से हम काम कर रहे हैं। मित्रों, जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पर है, जो मैंने पहले कहा कि प्रदेश का चेहरा बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश के रूप में देखा जाता था, दंगा प्रदेश के नाम में जाना जाता था, क्योंकि कोई महीना नहीं बीतता था जब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता था। लोग उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 7 साल का उन्होंने इस प्रदेश का बागडोर संभाला है, अगर आप देखें तो आज ये बीमारू राज्य आज देश में कई मायने में नंबर 1 बन करके उभरा है। अगर आप खाद्यान्न के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। किसानों के अगर गन्ना उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर दूध उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर एक्सप्रेस वे के मामले में देखें तो भी उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। अगर आप एयरपोर्ट के बारे में देखें तो भी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आने का काम है। डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करें उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और जहां तक अभी हाल में आपने देखा होगा, जो ये सारा काम करने के बाद जो विश्वास लोगों का जागा है, 40 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हुआ है। और अभी 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ का निवेश का शुभारंभ किया है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश जोगी जी के कहीं ना कहीं प्रयासों से और उनके मेहनत के कारण हुआ है। तो आज हमारा ये विभाग जिसकी बिल्डिंग है, माननीय मुख्य वित्त मंत्री जी के देखरेख में हमने उसको सरलीकरण किया, फेसलेस लाया, जो कि एक क्रांतिकारी सुधार था। टैक्स का बोझ भी हमने कम किया। 10 साल के पहले अगर आप देखें तो इनकम टैक्स का रिबेट 2 लाख रुपया हुआ करता था। आज हम 7 लाख का भी छूट दे रहे हैं। फिर भी टैक्स को अगर देखें तो 180% की वृद्धि उस टैक्स कलेक्शन में हुआ है। ये कहीं ना कहीं नेतृत्व का और काम करने का सवाल होता है मित्रों। और मैं खास तौर से अपने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जो अधिकारियों ने हमारे काम किया है, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 213% से ज्यादा कलेक्शन करने का काम आप सबने किया है। आप सबको मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार कर्मचारियों की चिंता और सबकी चिंता करती है। आज उसी का देन है भवन। और आप देखे होंगे कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष फोकस है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, कार्यालय नहीं होंगे, अधिकारी हमारे अच्छे मन से काम नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज के अवसर पे इस भवन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और एक मरतबा पुनः मैं अपने वित्त मंत्री जी का गोरखपुर आगमन पे, गोरखपुर की धरती पे आप सब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। बड़े सपने और बड़े संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आपकी तालियों के अभिनंदन के साथ। गोरखपुर में इनकम टैक्स भवन के इस नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित देश की लोकप्रिय एवं यशस्वी वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री
माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, चेयरमैन सीबीडीटी श्री नितिन गुप्ता जी, मेंबर सीबीडीटी श्रीमती प्रज्ञा सहाय सक्सेना जी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री देवेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, आयकर विभाग के सभी अधिकारीगण, गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव, नागरिक बंधुओं, आयकर विभाग के पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर पहली बार देश की वित्त मंत्री का आगमन महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हुआ है। मैं उनका उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से, यहाँ के सभी आयकर दाताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरा के रूप में विख्यात है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली है। यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की पावन जन्मभूमि और 50 किलोमीटर की दूरी पर उनकी पावन महानिर्वाण स्थली कुशीनगर है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर संत कबीर की महापरिनिर्वाण स्थली मगहर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर प्रभु श्री रामलला की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम भी आता है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यहां से बाबा विश्वनाथ का धाम काशी की पावन नगरी आती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है और आज भारत की माननीय और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के इस मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के विकास की धुरी हमारा वित्त मंत्रालय होता है और इससे पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में वे देश की रक्षा मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस समय उन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया था। उन्हीं के सुझाव पर मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और अंततः उत्तर प्रदेश के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनमें काफी बड़ा निवेश भी आया है और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। लगभग 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लखनऊ में पधारी थी, तो उस समय आपने बैंकों को इसके लिए तैयार किया था कि वे इसके लिए फाइनेंस करें
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष आने जा रहा है। उससे पूर्व हमारा प्रयास है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। प्रदेश और देश के विकास के लिए आपकी एक सकारात्मक दृष्टि अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत आज दुनिया के अंदर एक बहुत तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था है और किसी देश के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब वह अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तब वह उस देश को इस मामले में पीछे धकेल रहा है जिस देश ने लगभग 200 वर्षों तक उस पर शासन किया हो। ब्रिटेन 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा अपने टैक्स पेयर के लिए जो 7 हब निर्मित किए जा रहे हैं उनमें से एक गोरखपुर भी बनाया जा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्स पेयर हैं, जो आयकर दाता हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है, तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज देश का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अंदर बैंकों ने भी, अगर हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को ही देखें तो यहां पर होने वाले निवेश में सर्वाधिक बैंकों का जो योगदान मिला है वह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि बिजनेस बढ़ रहा है। एक सीडी रेशो, जब हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश का 44-45% था, आज यह बढ़ करके, मैंने कल ही एसएलबीसी की बैठक ली थी लखनऊ में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब ये लगभग 60% के आसपास पहुंचने जा रहा है, यानी 44-45% से बढ़कर के 60% तक पहुंचना। और हमने लक्ष्य दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए इसको 65% तक पहुंचाना है। लेकिन उतनी तेजी के साथ यह भी साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वालों को, आईटीआर का जो रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। 2014 में केवल 1,45,000 लोग यूपी के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न भरते थे और आज ये संख्या 12 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये होना भी चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कार्य है। अगर टैक्स पेयर से हमने पैसा लिया है तो पैसा ईमानदारी के साथ सरकार के खजाने में जाना चाहिए और सरकार भी उसको और सरलीकरण करने का कार्य कर रही है, जिससे एक टैक्स पेयर को भी सुविधा हो और साथ साथ हम लोग जो पैसा सरकार का है, क्योंकि यही पैसा जब टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, चाहे वह इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वह जीएसटी के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा, यही देश के विकास में आगे बढ़ पाएगा और देश की इकोनॉमी को या ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और हम सबको इस दिशा में पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बेहतरीन समन्वय के माध्यम से, संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में,
उस समय कैसा भारत हमें चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प का मतलब सबसे बड़ी भूमिका होगी नागरिक कर्तव्य की। एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, और नागरिक कर्तव्य किस रूप में? उसका रूप वही है कि मेरा जो कुछ भी है इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है। देश को हम भी अपने स्तर पर कुछ योगदान दे पाएंगे। एक सामान्य टैक्स पेयर उस रूप में योगदान दे सकता है, एक नागरिक अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, एक व्यापारी अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, अधिवक्ता अपने क्षेत्र में इसमें योगदान दे सकता है। अलग अलग फील्ड का व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, तो हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में हम सब का भी योगदान होगा। और आज प्रदेश के अंदर बैंकों ने जिस तेजी के साथ लोगों के साथ सहभागी बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, चेंज आया है, परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है। आज तो बड़े पैमाने पे कोई भी नौजवान जाता है, बैंक उसके लिए सदैव खड़ा रहता है। हाँ, औपचारिकता तो हमें पूरा करना पड़ेगा, और उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था, आज उस स्ट्रीट वेंडर को भी स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वीसी सखी के माध्यम से गांव गांव में बैंकिंग आउटलेट खोलने और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद मिल गई। बड़े पैमाने पर वे लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार का योगदान, वित्त मंत्रालय का योगदान इस दिशा में पूरे सकारात्मक रूप से प्रदेश शासन को प्राप्त होता है, जिससे उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ ही केवल यूपी में निवेश होगा? तो कहते रहे, साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? मैंने कहा, क्यों यूपी, तब तक हमारी सरकार को बने हुए मात्र 6 महीने हुए थे। मैंने कहा, क्या यूपी में अभी किसी का विश्वास नहीं जगा है? कहा, अरे साहब अभी कहां जगने वाला है, इतनी जल्दी विश्वास? तो जब विश्वास एक बार टूट चुका है, 15-20 वर्षों का जो अविश्वास है, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और पहला जब इन्वेस्टर समिट किया था, मुझे भी कुछ जगहों में जाना पड़ा था। हम लोगों ने वहां पे लोगों के साथ रोड शोज किए थे, उद्यमियों के साथ हम बैठे थे, जिससे भी हम बातचीत करते थे वो कहता, साहब हमने तो बहुत पहले संकल्प लिया, हम यूपी कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे आप? वो कहता था, साहब हम ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी? आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई दंगा यूपी में नहीं होता, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में, कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है, और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। आप सोच सकते हैं। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा, क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा, देखो जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे,
जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमियों और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब, बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए अब, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई, और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैप करना पड़ा था। टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए, किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं। कहां? अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं, और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है। 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हर एक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व तो होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें। हर समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक को तैयार करे कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है, हम दें तभी देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब और अच्छा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, एक्सप्रेस हाईवे दे पाते, एयरपोर्ट दे पाते, ये रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हो पाता, या और कार्य हो पाते? आज पैसा है तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में अच्छे कार्य हो रहे हैं। पैसा ही नहीं होता तो भीख मांग मांग करके कब तक आप काम कर पाते? नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इनकम टैक्स के इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर आई हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इनकम टैक्स विभाग को इस मुख्यालय के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह भवन न केवल देश के इनकम टैक्स को संख्या को बढ़ाने में सफल होगा, बल्कि यहाँ के प्रत्येक टैक्स पेयर को और भी अपने साथ जोड़ करके राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ उसे और मजबूती के साथ बढ़ाने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। भारतीय नारी की शक्ति, प्रतिभा, सामर्थ्य और कौशल का प्रतीक हैं माननीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आर्थिक सुधारों के साथ भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करके विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, आपकी तालियों के प्रणाम के साथ। उत्तर प्रदेश के बहुत ही डायनामिक मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, सीबीडीटी चेयरमैन
नितिन गुप्ता जी, मेंबर प्रज्ञा सक्सेना जी और प्रिंसिपल कमिश्नर देवेंद्र चौधरी जी और अधिकारीगण, गोरखपुर के वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकारगण, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। ये मेरा पहला विजिट है गोरखपुर और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। गोरखपुर इतना सुंदर शहर, आई डिडंट थिंक इट विल बी सो ब्यूटिफुल। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे स्पष्टता से, बहुत विस्तार से भी कह चुके हैं। सिर्फ मैं एक आध विषय केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयत्न चल रहे हैं उसको जोड़ना चाहती हूँ उसमें, और उस संदर्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये भवन के द्वारा प्रत्यक्ष कर के अधिकारीगण सेवा के लिए कटिबद्ध है और डेडिकेटेड है। इसको मैं आश्वासन के रूप में दिलाना भी चाहती हूँ। इस भवन के ऊपर और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है उसके ऊपर भी नितिन गुप्ता जी विस्तार से बोल दिए। मैं उस संदर्भ में बहुत सारे जोड़ना नहीं चाहती, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम कैसे केंद्र सरकार के द्वारा एक विषय बार बार प्रूव करके आ रहे हैं, मतलब साबित करते आ रहे हैं, जिसका शिलान्यास उसका उद्घाटन। कभी भी एक विषय को उठाओ और शिलान्यास करो और उसके ऊपर भूल जाओ। एक कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में जब काम करते हो वो होने नहीं देंगे, शिलान्यास भी और उद्घाटन भी। ऐसे ही ये प्रत्यक्ष कर भवन, मैं इस संदर्भ में इससे पहले इधर से ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में MOS हमारे पंकज जी के स्थान पर पहले जो शुक्ला जी थे, उनके समय पर वो MOS जब थे, इधर इसका शिलान्यास हुआ, मगर इसी सरकार के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में इसका लोकार्पण भी हो रही है। इसमें जरूर एक स्पिरिट को आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब समय पर प्रोजेक्ट को पूरा होने की गारंटी है, मोदी के गारंटी। मैं इसको बार बार इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब मैं हूँ उसको याद दिलाना चाहती हूँ 4 उदाहरण लेकर के। गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट का रिवाइव करना, पुनर्उद्घाटन करना और उसके लिए फर्टिलाइजर के लिए गैस सप्लाई वगैरह पूरे इंतजाम करने के बाद जुलाई 2016 में उसका रिवाइवल का प्रपोजल वगैरह हुआ और दिसंबर 2021 को कोविड बीच में आया, तब भी उसका लोकार्पण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। फिर एम्स गोरखपुर दिसंबर 2021 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। 5 साल के अंदर उस काम को भी खत्म करवाया, क्योंकि फाउंडेशन स्टोन जुलाई 2016 में हुआ, उसका उद्घाटन दिसंबर 2021 में हुआ है। उसका भी बीच में कोविड एक आतंका। ऐसे ही ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, वो भी गोरखपुर में 2018 में शुरू फाउंडेशन का काम हुआ है। फिर दिसंबर 2021 में उसका भी उद्घाटन हुआ। 3 ही साल में उसको बना करके लोकार्पण किया है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट 11 दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री जी उसको इनॉग्रेट किया। इसमें एक याद दिलाने वाली बात है, 1978 में ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ था, 1978 में। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी 2021 में
उसका शुरू कर रहे हैं काम करने के लिए। और 78 से 2021 तक पता नहीं इतना देरी क्यों हुआ है, मगर जब पीएम मोदी ने 2021 में उसको इनॉग्रेट किया, उसका फायदा 14 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती करने के लिए मिल रहा है और 29 लाख फार्मर्स, किसान, 29 लाख किसान के लिए वो 6,200 गांव में रहते हैं। ऐसे किसानों को 29 लाख किसानों को उस सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के वजह से पानी मिल रहे हैं उनके खेती बाड़ी करने के लिए। और इसमें ये 6,200 मतलब 6,200 गांव, 9 डिस्ट्रिक्ट, सभी वो 9 डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बहरेच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और बलरामपुर कहने में मैं जरूर नमन करती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जहाँ वो फर्स्ट टाइम उधर से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा चुनाव लड़े। गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी इरिगेशन के लिए उस प्रोजेक्ट के द्वारा जाती है जो 78 से पेंडिंग है। 21 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन होती है। प्रोडक्ट इस क्षेत्र का, एग्रीकल्चर का विस्तार बेनिफिट हुआ है। ये सिर्फ चार उदाहरण के साथ मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जितना भी बड़े प्रोजेक्ट्स है वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारी डायनामिक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं बार बार ये शब्द डायनामिक क्यों उपयोग कर रही हूँ, मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मेरे नंबर गलत है तो चीफ मिनिस्टर साहब उसको करेक्ट करिए। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। साल में कितना सप्ताह है, कितना वीक्स है, 52। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर, जिसमें 52 वीक्स है। 75 डिस्ट्रिक्ट में एक बार कम से कम जाने वाले एक चीफ मिनिस्टर है तो वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी। सो डायनेमिक का शब्द मैं वैसे नहीं उपयोग कर रही हूँ, इंजन के तरह घूमते रहते हैं, हर जिला घूमते रहते हैं और काम करते रहते हैं। मैं अपॉइंटमेंट अगर उनसे लेना है लखनऊ में मांगना वेस्ट है। मैं उस दिन उस सप्ताह कहाँ होंगे उधर जाना ही बेहतर होगा। ऐसे हेडक्वार्टर नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट ही मेरा हेडक्वार्टर, ऐसे मानते हुए डायनेमिकली मूव करते हुए एक राज्य, बड़ा सा राज्य को चला रहे हैं, तो वो डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी है। मैं रेवेन्यू कलेक्शन का एक विषय आपके सामने रखना चाह रही हूँ। CBDT भी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी अच्छा सा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव किया है। देश का डेवलपमेंटल काम के लिए पैसा इसलिए मिल रहा है। लास्ट डेटा मेरे पास जनवरी का, मगर अभी ही नितिन गुप्ता जी बोल रहे थे कि लेटेस्ट नंबर इससे ज़्यादा है। 16.77% साल में इंक्रीज हुआ है ग्रॉस इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, और इसमें रिफंड भी समय पर लोगों को मिल रहा है। 2.48 लाख करोड़ 1 अप्रैल 2023 के अंदर ही वापस दे दिए। सो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक, पूरे साल नहीं, 2 महीना बाकी रहते हुए भी इस साल खत्म होने का 10 जनवरी तक 2.48 लाख करोड़ का रिफंड खत्म हो गया है, वापस दे चुके हैं। इसीलिए हम इस साल 433% बढ़ोतरी किए इन्वेस्टमेंट कैपिटल के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.11 लाख करोड़।
ये नंबर इसीलिए हो पाया कि टैक्स कलेक्शन अच्छा चल रही है और इस साल इंटरिम बजट के द्वारा एक छोटा सा कदम हमने उठाया, मगर लगता है छोटा सा कदम, मगर इसका बेनिफिट 1 करोड़ टैक्स पेयर, जो छोटा सा टैक्स पेयर है, मीडियम मिडिल क्लास का टैक्स पेयर है, उनका बेनिफिट मिला है. वी हैव गिवन देम क्लेम्स, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स जितने भी थे टैक्स असेसी के ऊपर, 1962 से आपसे आने वाले बाकी पैसा बकाया, 1970 का बकाया, 1980 का बकाया, ऐसे करके अमाउंट बढ़ते गए. लोगों को नोटिस भेजने में उनको डर आता था कि ये क्या है, 60 का 70 का क्लेम अभी लेके आ रहे हैं. सो उसमें एक राहत दिलाने के लिए 25,000 रुपीस तक राहत, मतलब अब पे करने का आवश्यकता नहीं है अप टू 2009-10 का क्लेम्स के ऊपर, और 2010-11 से 2014-15 तक का क्लेम्स का 10,000 रुपीस तक एक असेसी अगर बकाया है तो वो बकाया भरने का आवश्यकता नहीं है, राहत दिला दिया. ऐसे कदम हम टैक्स पेयर बेनिफिट के लिए ले आ रहे हैं, जिससे छोटे टैक्स पेयर को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट रीजनेबली चल रही है, ओवर क्लेम्स नहीं कर रहे हैं. ग्रीवेंसेस फेसलेस सिस्टम जब लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस को हमने पूरा पालन किया. फेसलेस करो, इंडिविजुअल टैक्स असेसी इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने या ऑफिसर के सामने बैठना नहीं है. सब फेसलेस करने में किसको मालूम नहीं होना चाहिए कौन किसका अकाउंट डील कर रहा. इसको ले आए, उसके कारण शिकायत 60% कम हुआ है. फेसलेस के कारण शिकायत कम होने का इंडिकेटर क्या है? लोगों के मन में प्रेशर नहीं है, वो कंप्लेन करने के लिए सामने आने आवश्यक नहीं समझता है, इसलिए 60% रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. टैक्स असेसमेंट प्रोसेस का टाइम भी कम हो गया है. पर डे, हर सिंगल डे 1.66 करोड़ असेसमेंट को हमने ITR फाइलिंग करने वाले का प्रोसेस एक ही दिन में हम खत्म कर लेते हैं, और 3.43 इनकम टैक्स रिटर्न्स को 7 दिन के अंदर खत्म कर लेते हैं. टाइम नहीं लगता आजकल. आखिर में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम ये कर्तव्य काल में हैं. 2047 के अंदर भारत देश एक विकसित देश, एक मंजिल तक पहुंचना है, तो हम सब हमारे कर्तव्यों को निभाना है. टैक्स पेयर जितना भी छोटा हो, आपके हर एक पाई को सही उपयोग करके हमारी जिम्मेदारी भारत देश को अच्छा बनाने में खर्च करेंगे, ना कि फुसूल में या वेस्ट करने का, पिल्फरेज करने का मौका नहीं देंगे. इसीलिए आप सबके कोऑपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए. और अब अंत में हम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स यूपी ईस्ट श्री देवेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I have the privilege and honor of proposing a vote of thanks at this auspicious occasion of the dedication of this iconic building to the nation, to the people of Gorakhpur, and indeed to the Income Tax Department. On behalf of the Income Tax Department, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath Ji, the Honorable Finance and Corporate Affairs Ministers of India, Srimati Nirmala Sitharaman Ji, and the Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary Ji, for gracing this momentous occasion, the inauguration of the new Pratakshkar Bhavan, Gorakhpur. We are deeply honored by the presence of the Chief Minister of UP, who exactly a month ago was instrumental in the inauguration of a temple of worship
and today for a temple of worship. The finance minister has given to the nation 6 budgets and yet found time now to dedicate this signature building to the nation. We are honored by your presence, ma'am. And this inauguration was made possible only by the unrelenting efforts of the MOS Finance, to whom we are most beholden. I also express my gratitude to the Chairman CBDT, Shri Nitin Gupta, without whose untiring efforts this program may not have materialized. My gratitude also to member CBDT Srimati Pragya Saxena for her kind presence and zonal guidance. My thanks to the CCIT Allahabad Srimati Shikha Darbari for overseeing this event. A very special thanks and appreciation to the PCIT Gorakhpur, Srimati Meenakshi Singh, who along with her team of officers and staff put in great efforts in presenting such a professional and seamless event. Once again, I thank from the core of my heart our esteemed guests, all our distinguished attendees, and all who have contributed to the success of this event. Together, let us strive for excellence and prosperity for all. Thank you. Jai Hind. अब हम मुख्य आयकर आयुक्त प्रयागराज डॉक्टर शिखा दरबारी और प्रधान आयकर आयुक्त श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि मंचासीन अतिथियों को पूजा स्थल तक ले जाने की कृपा करें, जिससे पूजन और अर्चना के बाद शिलापट का अनावरण हो और उसके बाद रिबन काटकर इस भवन का उद्घाटन किया जाए।
पर आदिवासी प्रार्थना के बाद अब शिलापट का अनावरण किया जा रहा है। गोरखपुर के प्रत्यक्ष कर भवन का उद्घाटन, शिलापट का अनावरण हुआ और एक तरह से उद्घाटन हो गया प्रत्यक्ष कर भवन गोरखपुर का। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय, माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय विशिष्ट अतिथियों के साथ इस भवन में प्रवेश करेंगे, रेवन कार्ड के इस भवन में प्रवेश करेंगे और इसके अंदर की सुविधाओं को देखेंगे। अंदर शिशु शुभारंभ करेंगे और उसे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। शिलापट के अनावरण के बाद रिबन काटकर इस भवन में प्रवेश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथि इस भवन का अवलोकन करेंगे और अंदर शिशु सदन भी बनाया गया है, उसका शुभारंभ करेंगे। रिबन में शेर का प्रवेश हो गया। अंदर से जाके मैडम देखने का व्यवस्था है, छोड़ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए है। अच्छा अच्छा बनाइए, एक अच्छा मॉडल है। सभी ऐसे ऑफिसेज में जहाँ महिलाएं काम करती हैं, हम लोग अभी पलंग भी ऑर्डर नहीं देते तो फर्स्ट एड हमेशा हम सब लोगों ने ये हमेशा फेस किया है काम करते वक्त कि बच्चों को कहाँ छोड़े। तो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वी रियली वांट बड़ी हो गया। जी